तो फ्रेंड्स, आज हम जा रहे हैं मध्य प्रदेश के ओरछा में, जहाँ पर भगवान श्री राम को भगवान की जगह राजा के रूप में पूजा जाता है। जबकि हम लोगों के यहाँ ज़्यादातर हम भगवान श्री राम को भगवान श्री राम ही कहते हैं और वहाँ पर उन्हें राजा की तरह विराजित किया हुआ है और वहाँ पर राजा की तरह ही उनकी पूजा होती है। तो और अभी हम जब जा रहे थे तो रास्ते में ये सुंदर सी जगह आपको दिखाई दे रही है, ये है दतिया का किला, और जिसकी कहानी आपको आगे व्लॉग में देखने को मिलेगी, जो कि ओरछा से ही जुड़ी हुई है। तो चलिए बने रहिए लास्ट तक हमारे साथ और देखिएगा हमारे साथ भी ओरछा का किला। तो अब हम ओरछा पहुंच चुके हैं और हमने होटल भी ले लिया है, लेकिन हम होटल एक्सप्लोर करेंगे बाद में। उससे पहले हम जा रहे हैं अभी किले में, क्योंकि वहां पर साउंड एंड लाइट शो होता है जिसका टाइम हो चुका है। तो पहले हम उसे देखेंगे जाकर और उसके बाद हम करेंगे किले को एक्सप्लोर मॉर्निंग में, तो वो भी इसी वीडियो में हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं हम साउंड एंड लाइट शो देखने के लिए, और उसका जो टिकट है पर पर्सन 200 रुपीज़ है, जो कि बहुत वर्थ इट है। जो आप आगे देखेंगे हम आपको उसके बारे में आगे बताएंगे भी। ये क्या है? कीले? हाँ, वो पहले देखो मैं ये तो होती है कील मोटी, काफी मोटी मोटी। साउंड एंड लाइट शो। चलिए 200 पर हेड, 200 पर हेड यहाँ टिकट है कॉन्सर्ट की। वो टिकट हमने ले लिया। अब हम अंदर जा रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे चेयर वगैरह यहाँ पड़ी हुई है। कॉन्सर्ट अभी स्टार्टिंग होने वाला है। बुंदेलखंड की संपन्न संस्कृति और कला की वानगी प्रस्तुत करते हैं। हरदौल, छत्रसाल और झांसी की रानी जैसे वीरों की गाथाएं। तो हमने पूरा लाइट एंड साउंड शो देखा, काफ़ी ज़्यादा अच्छा शो था, बट उस चीज़ को हम वीडियो में इसलिए कैप्चर नहीं कर पाए क्योंकि वो 1-1.5 घंटे से भी ज़्यादा का शो था और उसको फिर एक वीडियो में कैप्चर करना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं था। और कल हम आपको किले में लेकर जाएंगे और उस टाइम पे हम आपको पूरी जो स्टोरी थी वो हम आपको शॉर्ट में सुना देंगे। कोशिश करेंगे हम पूरी की उसे आपको शॉर्ट में सुना पाएँ। पर अगर किसी को ये रॉ ऑडियो चाहिए तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकता है हमारे किसी भी सोशल मीडिया हैंडल पर, इंस्टा, फेसबुक, जिस पर भी वो चाहे वो हमें कांटेक्ट कर सकता है और हम आपको वो प्रोवाइड कर देंगे। नेक्स्ट मॉर्निंग तो हम फोर्ट जा रहे थे, लेकिन रास्ते में भैया का ये रेस्टोरेंट पड़ा है और हमें भी हल्का हल्का भूख लग रही थी, तो हमने सोचा कि नाश्ता कर लिया जाए। तो बहुत ही टेस्टी भैया के यहाँ हमें पोहा मिला खाने के लिए, और थोड़ी सी हमने इनसे जानकारी भी ली यहाँ के आसपास की। तो इन्होंने हमें कई जगह बताई हैं देखने के लिए, जो कि हम आगे वीडियो में आपको दिखाएंगे, जो आगे की वीडियोस आएंगी। और नाश्ता बहुत टेस्टी था इनका भैया का। तो चलिए करते हैं अब हम लोग नाश्ता। प्लेट हो चुकी है रेडी और काफ़ी अच्छे से गार्निश किया है और काफ़ी ज़्यादा टेम्पटिंग लग रही है। कैसा है? मस्त। चतुर्भुज मंदिर ऊपर जाके व्यूज ले लेंगे। ठीक है। फिर इस चौराहे से आप लेफ्ट जाओगे ना तो आपको रिवर व्यू देखने को मिलेगा। ये नदी है बेतवा नदी। हम ये सोच रहे हैं अभी जैसे गाड़ी जो है वो पार्क हो ही रही है अभी,
तो सामने ये तो पैदल डिस्टेंस है, तो अपने ये तो कर लीजिएगा पैदल चल के राम मंदिर के बगल में हरदोई जी का चतुर्भुज। देन उसके बाद फिर आप गाड़ी उठा के जाइए चौराहे से लेफ्ट कंचना घाट, जहाँ पे आपको रिवर व्यू और छतरी देखने को। छतरी से फिर आप ऐसे जाओगे, छतरी ये यहाँ से रास्ता जा रही है, ऐसे जाओगे तो आपको रास्ते में मिलेगा कल्प वृक्ष बाबा जी। पूरे भारत देश में विश्व में 5 देशों में पाया जाता है। ओरछा के अंदर 2 वृक्ष हैं। समुद्र मंथन जब पृथ्वी की रचयिता हो रही थी तब ये वृक्ष को बनाया गया। दुनिया में सब कुछ खत्म हो जाएगा लेकिन कल्प वृक्ष रहेगा। तो आप कल्प वृक्ष देख लीजिएगा, बहुत ही अच्छा है। फिर वहाँ से आप थोड़ा और आगे को जाएंगे तो आप लक्ष्मी नारायण टेम्पल, लक्ष्मी नारायण विजिट करने के बाद आप फिर सीधा आएंगे तो राम मंदिर के पीछे में मैन मार्केट में तो पूरा जहाँ वो रेस्टोरेंट है, हाँ वहाँ के पीछे ऐसे निकलेंगे, वो सामने हमारा होटल है। फिर बस वहाँ से तो मतलब सभी मॉन्यूमेंट वॉकिंग डिस्टेंस पे 10 से 15 मिनट की दूरी, वो भी आप कर सकते हो, बाई कार भी जा सकते हो दोनों। और रिवर आप देखेंगे बहुत ही क्लीन है बेतवा नदी, और ये नदी भोपाल से आती है और आगरा में जाती है, यमुना नदी कानपुर में जाती है। अच्छा भोपाल आप तो वो कल्प वृक्ष जब देखेंगे ना तो देख के आपके ऐसा फील होगा कि हाँ कुछ तो है। और आप वहाँ जाके लोग आते हैं, प्रेयर करते हैं, पूजा करते हैं, मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और आप देखेंगे कि उसमें हर एक एंगल से देखोगे तो अगर आप एक तरफ से देखो तो उसमें गणेश का एलिफेंट फेस नजर आएगा, कहीं पे शिव जी का, कहीं पे गणेश भगवान, तो कुछ ना कुछ उससे देखने को मिलेगा। जी बहुत ही अद्भुत पेड़ है, आप देखेंगे अभी। ये कबीर भैया है हमारे, कबीर भैया, हाँ हमारा बहुत अच्छी जानकारी दिया ना दी है हमें, तो देखते हैं और हमारे भैया के अनुसार कितना हम कवरेज कर पाएंगे। जो भी ओरछा आते हैं हम उनको पूरा सजेस्ट करते हैं। और एक ओरछा का जो माहौल है, यहाँ भगवान राम है जो राजा के रूप में माना जाता है, तो यहाँ के लोगों का जो नेचर जो माहौल है बहुत ही साफ सुथरा है और लोगों को हर एक गुड सजेशन देते हैं। और चीटिंग तो यहाँ पे फिलहाल किसी भी तरीके से आप सभी चीज़ों फ्रेंडली माहौल महसूस भी हो रहा है वो। हाँ ओरछा आप आए हैं घूमने, आपके रिलेटिव आए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं ओरछा खाएंगे और हम ही आए बार और ऐसा है जो भी एक बार इनके दर्शन करने आता है वो ओरछा समझो साल में नहीं जब भी आना, लेकिन रिपीट जरूर होगा। जी जो भी व्यक्ति एक बार आता है वह 2 से 3 बार उनका आना होता है, क्योंकि यहाँ आके वो सुकून शांति जो लोगों को चाहिए ना, नेचर क्वाइट और क्लीन, वो तीनों चीज़ यहाँ पे भगवान है, नेचर है, क्लीन है, छोटा है और क्वाइट। जबकि मैं जहाँ थी सन 2000 तक मतलब 98 से लेकर 2000 तक कम से कम 30-40 बार आ गया हूँ जहाँ थी, लेकिन ओरछा महाराज के दर्शन नहीं। आज सौभाग्य यही तो होता है जब उनका 30-40 बार आना जहाँ थी, मतलब वर्किंग इससे आता था मैं, तो ये बहुत अच्छा लगा। अभी हम लोग आ चुके हैं फोर्ट के अंदर और यहाँ पर पार्क कर दी हमने कार। यहाँ पर मतलब पार्किंग का है 30 रुपीज़ का, तो आप उसे ले सकते हैं और पूरे ओरछा में कहीं भी मतलब जहाँ पर पार्किंग है वहाँ पार्क कर सकते हो। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है ये भी कि आपको अलग अलग पार्किंग के अलग अलग मतलब नहीं देने पड़ेंगे पैसे, एक ही जगह का टिकट जो है वो आपका हर जगह की पार्किंग में चल जाएगा यहाँ पर। और बाकी जो घूमने का टिकट है वो 10 रुपीज़ के अबाउट का है यहाँ पर। अभी पापा लेकर आ रहे हैं टिकट तो पता चल जाएगा बाकी तो 10 रुपीज़ में आप पूरे ओरछा में कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं अंदर, तो कोई भी उसमें रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ओके ये ऐसे ऐसे जाना है शायद, है ना? हाँ ये यहाँ का नक्शा है इसका फोर्ट का, यहाँ पे हम क्या पूरा इन्होंने बताया किस तरीके से एक्सप्लोर कर सकते हो आप यहाँ पे। मतलब एक एक चीज़ को मार्क भी किया गया है। इधर साइड में तो सबके नेम लिख दिए गए हैं और इधर साइड में सबको मार्क कर दिया गया है। जैसे मान लो सबसे पहले उन्होंने दिया है कटीला दरवाज़ा, तो कटीला दरवाज़ा यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पे आपको दिख रहा होगा मैप में, कहीं दिख रहा है? अच्छा ये रहा यू आर हेयर, हाँ ये रहा, तो ये कटीला दरवाज़ा है। फिर एंट्रेंस टिकट काउंटर ये रहा आपका, मतलब हर चीज़ मेंशन करी है। तो ये रहा टिकट काउंटर और ये था कटीला दरवाज़ा। मैं आपको एक बार दोबारा दिखा देता हूँ। वैसे तो मैंने आपको कल वाले ब्लॉग में दिखाया था, बट दोबारा इसलिए दिखा रहा हूँ, कोई नया ज्वाइन हुआ है हमारे साथ में तो उसने वो वाला ब्लॉग में देखा हो। तो ये है वो कटीला दरवाज़ा और इसे अभी भी ऐसा ही रखा गया है। यहाँ पर ये कांटे से हैं तो इसे मतलब चेंज नहीं किया गया, ऐसे का ऐसे ही रखा गया है बिल्कुल सेम टू सेम, ताकि मतलब पुरानी चीज़ को दिखाया जा सके, तो इसलिए बिल्कुल सेम।
तो यहाँ पर इंडियंस के लिए 10 रुपीज़ का टिकट है, ले लिया है जो हमने, और पूरे ओरछा में हम इससे घूम सकते हैं। और पार्किंग का 30 रुपीज़ होगा। अच्छा अभी हाँ अभी पार्किंग नहीं करी है तो अभी 30 रुपीज़ नहीं गए, वो फिर मतलब 30 रुपीज़ का बताया था। और ये अभी हम फोर्ट घूम रहे हैं, अभी हम कार से ही घूम रहे हैं। आप लोग कार से घूम सकते हो इसी तरीके से, पूरा ये मतलब बनाया हुआ है रास्ता कार के लिए, ताकि कार आराम से चली जाए और आप पूरा 360 व्यू ले पाओ यहाँ पर। ये चीज़ बहुत अच्छी है यहाँ की, मतलब थकोगे भी नहीं और आराम से पूरा दर्शन। आप लोगों को वहाँ दिख रहा होगा उधर वो पूरा किला है इधर साइड में हमारे, और इधर साइड में ये होटल शीश महल है ये जो है, और इधर ये किला। में कन्वर्ट कर लिया है, इसमें लाइटिंग वगैरह अच्छे से और इसकी सफाई वगैरह भी हो जाती है, पाने लोगों को रहने को भी मिल जाता है। हाँ मतलब उस चीज को मतलब एक थोड़ा सा करीब से देख पाए, ताकि जो लोग रहना चाहते हैं वो यहाँ रह सकते हैं। और अच्छा भी है, हमारी धरोहर किसी तरीके से तो सुरक्षित रहे। तो शायद जो गूगल पे दिखा रहा था होटल ओरछा पैलेस, शायद वो यही होगा। नहीं, होटल शीश महल, ये होटल शीश महल है। जो शीश महल महल है ना, उसी को शायद इन्होंने कन्वर्ट कर लिया है। हाँ इन्होंने लिख भी रखा है होटल शीश महल यहाँ पर। जानकारी लेते हैं अभी हम। इधर होटल में कितनी सुंदर मतलब बिल्डिंग्स होती थी, क्या सोच के बनाते होंगे। कभी यहाँ से ये लोग देखते ये हम पूरे इस टाइम पे जिसमें है वो पूरा फोर्ट ही है यहाँ पर, बहुत बड़ा फोर्ट है ये, तो काफी घूमने में मजा आ रहा है। और इधर साइड में भी आपको ले रहे थे, वहाँ नीचे ले रहे थे। हाँ वहाँ नीचे थे, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। आप लोग यहाँ से देख सकते हो, मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। ये आप यहाँ से देखो, देखो ये जो जगह है ना, ये पूरा ग्राउंड, ये इसको कन्वर्ट किया जाता है रात को ताकि शो कराया जा सके। और ये जो आप लोग ये वाली बिल्डिंग देख पा रहे हो ना, ये इसको मेन मतलब बनाया जाता है इसको, और यहाँ पर लाइट वगैरह जलती है, हर जगह लाइट जलती है वो तो। और ये जो है मतलब एक तरीके से आपने महाभारत अगर देखी हो पुरानी वाली, तो उसमें एक वो आता है ना कि मैं काल हूँ, और वो मतलब पूरी सारी स्टोरी वगैरह मतलब डिस्क्राइब होती है। तो वो काम मतलब जो काल, वो यही मॉन्यूमेंट है, इसमें से लाइट वगैरह निकलती है। आ रही थी कि जैसे हम महाभारत में काल बोल रहा हूँ कि मैं काल हूँ, और वो पूरी कहानी सुनाता है महाभारत की। इसी तरीके से यहाँ पे जो भी सुना रहे थे, इतना अच्छा सुना रहे थे, मतलब हम लोग ऐसा महसूस कर रहे थे कि हम उसी टाइम पर है। और एक स्टोरी ऐसी भी आई उसमें कि आंखों में से आंसू बह रहे थे सबकी, हम मेरे ही नहीं सभी के बह रहे थे। इतना मतलब दर्दनाक वो दिखाया था, लाला हरदौल का जो दिखाया था उसमें, तो मतलब रोना भी आ रहा था। हम ग्रास में नहीं बैठे थे ना, वो पीछे वो वाली जगह जो ये ग्रास मतलब पूरा ग्राउंड ये खत्म हो रहा है ना ग्रास वाला, उससे पीछे की साइड में वहाँ पर आपको दिख रहा होगा दरबार लगता होगा, तो वैसा ही दरबार का सीन यहाँ पे दिखाया जा रहा है। यहाँ मैं देख पा रहा हूँ ये जो बिल्डिंग है जिसमें मैं बता रहा था कि मतलब पूरा नरेटर वाला काम किया था, उसके अंदर आप लोगों को शिवलिंग भी दिख रही होगी अगर, तो वहाँ पर शिवलिंग है। अभी हम नीचे भी जाएंगे, नीचे पूरा देखेंगे। तो अभी मैं फिलहाल यहीं से दिखा रहा हूँ आपको बाहर से। और ये जितना भी पूरा फोर्ट है, हर जगह लाइटिंग करी गई है, हर जगह अलग अलग जगह स्पीकर लगाए गए थे इसीलिए, और काफ़ी अच्छे से शो मतलब किया जा रहा था। आपको कभी ऐसा लग रहा था इधर साइड से आवाज़ आ रही है आपके, कभी दूसरी साइड से आवाज़ आ रही थी, कभी कहीं से आ रही थी। और जैसे मतलब अगर कोई ये चीज़ डिपिक्ट की जा रही थी कि आप मतलब शोक हो गया है, कोई मतलब किसी की डेथ हो गई है या कुछ शोक हो गया कोई भी, तो मतलब लाइट्स को डिम कर दिया गया था इस चीज़ को दर्शाने के लिए कि हाँ मतलब शोक हुआ है कुछ, तो इसलिए लाइट्स को डिम कर दिया गया था रात में। ये रानी का शीश महल है ना, मतलब जिसमें मतलब पुराना महल है ना, जिसको होटल में कन्वर्ट कर लिया है। हाँ ये शीश महल है ये। हाँ इसलिए वो लाइट शो में यहाँ पे बत्ती लगती है। हाँ नहीं ये पूरा ही था वो नरेटर जो वो वाली मॉन्यूमेंट थी, वो नरेटर जब वो रानी की उस वक्त लग रहा था लाइट। और शायद यही वो शीश महल है जहाँ से रानी भगवान राम के दर्शन किया करती, सामने से मंदिर दिखता होगा। अभी तो ये ऑफिस में कन्वर्ट कर दिया है शायद। और देखो यहाँ से हमें भी यहाँ से चोटी हल्की हल्की दिख रही है, क्योंकि अभी हम बिल्कुल मेन सामने नहीं है। वो ये वाली जो बिल्डिंग आ रही है बीच में, हाँ, इस बिल्डिंग के उधर साइड में जो है वो चोटी दिख रही है। ये जो है इधर साइड, ये जो है शीश महल है। हाँ। तो रानी ने राजा से कह के कहा कि जब पहले तो उन्होंने मंदिर बनवा रहे थे,
तो लेकिन वहाँ पे पहले रानी का महल था, तो रानी ने वहाँ भगवान को स्थापित कर दिया। तो फिर रानी ने यहाँ पे कह के राजा से ये कहा कि ऐसा मेरे लिए रूम बनाओ, ऐसी खिड़की बनाओ कि मैं भगवान के अपने बेटे के दर्शन कर सकूं। और इधर यहाँ पर लिखा हुआ है बोर्ड है राजा महल, तो ये रहा राजा महल का बोर्ड लगा हुआ है। तो आगे की साइड में राजा महल है, देखते हैं। और ओपनिंग हो गई है। यहाँ राजा महल के बारे में थोड़ा सा कुछ बताया गया है। राजा महल के निर्माण की नींव राजा रुद्र प्रताप ईस्वी सन 1501-1531 ने ईस्वी सन 1531 में रखी थी, किंतु इसका निर्माण कार्य उसके ज्येष्ठ पुत्र भारती चंद्र। हाँ, तो मतलब ये बताया गया है कि राजा महल जो है वो पहले उन्होंने बनाया था, बट उसके बाद जो उनके मतलब डेथ हो गई थी तो उनके पुत्र ने किया था, और उसके बाद उनके छोटे भाई जो उनके उत्तराधिकारी थे उन्होंने किया था। देखिए, आप जिस महल में खड़े हैं ये है राजा महल, और इस राजा महल को बनवाया था यहाँ के बुंदेला राजाओं ने। पर ओरछा जो है ये बुंदेला राजाओं की सेकंड राजधानी है, फर्स्ट कैपिटल नहीं है। इन बुंदेला राजाओं की जो फर्स्ट नंबर की राजधानी है वो यहाँ से 53 किलोमीटर की दूरी पे एक छोटा सा गांव है। गांव का नाम है गढ़कुड़ार। गढ़कुड़ार में इन बुंदेला राजाओं का फर्स्ट नंबर का फोर्ट बना हुआ है। उस फोर्ट पे जो राजा रूलिंग करते थे, शासन करते थे, उनका नाम था राजा रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला। राजा रुद्र प्रताप ओरछा में आए थे शिकार करने के लिए, क्योंकि राजा महाराजाओं को शिकार का बड़ा शौक हुआ करता था। जिस समय वो यहाँ शिकार करने के लिए आए थे तो उस टाइम इस जगह पे कुछ नहीं था, कोई ना तो शहर सिटी कोई बस्ती नहीं था, टोटल बियाबान जंगल था और बेतवा नदी का किनारा था। हमेशा ही राजा महाराजाओं को दो चीजों की बड़ी आवश्यकता होती थी। वो दो चीजें क्या थी मैन इंपॉर्टेंट, एक पानी और जंगल। जब राजा रुद्र प्रताप यहाँ शिकार करने के लिए आए, उन्होंने देखा कि यहाँ पर घना जंगल है और बेतवा नदी का किनारा है, तो उन्होंने मन बनाया कि मैं अपनी दूसरी राजधानी इसी जगह पे बनाऊंगा। तब उन्होंने इस राजा महल की नींव रखी 1501 में। 1501 से लेकर 1531 तक राजा रुद्र प्रताप ने इस महल में काम करवाया, पर यह महल बनके कंप्लीट नहीं होता है और 1531 में राजा रुद्र प्रताप की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद जो दूसरे नंबर के राजा आते हैं उनका नाम होता है भारती चंद्र, जो कि रुद्र प्रताप के सबसे बड़े बेटे थे। भारती चंद्र 1531 से लेकर 1554 तक 54 तक इस महल में काम करवाते हैं और इसके तो दो भागों का निर्माण करवाते हैं। वो दो भाग कौन कौन से थे, एक था दीवाने खास, दूसरा दीवाने आम। फिर भी यह महल बनके कंप्लीट नहीं होता है, तो 1554 में राजा भारती चंद्र की भी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद जो तीसरे नंबर के राजा आते हैं उनका नाम होता है मधुकर शाह बुंदेला, जो कि रुद्र प्रताप के सबसे छोटे बेटे थे। मधुकर शाह बुंदेला 1554 से लेके और 92 तक 1592 तक इस पूरे राजा महल को कंप्लीट करवाते हैं। इसका बाउंड्री वॉल बनवाते हैं, इस महल में पेंटिंग वगैरह करवाते हैं, राम राजा टेम्पल बनवाते हैं, चतुर्भुज टेम्पल बनवाते हैं। टोटल इस फोर्ट को बनने में लगा था 92 ईयर्स, 92 साल लगे थे, आप कह सकते हैं 100 साल। पर जो तीसरे नंबर के राजा थे मधुकर शाह बुंदेला, उन्होंने इस फोर्ट को कंप्लीट शेप दिया। और राजा महल फेमस है पेंटिंग के लिए। इस महल में जितनी भी पेंटिंग है 500 साल पुरानी पेंटिंग है, कोई पेंट या केमिकल का इस्तेमाल नहीं हुआ है। यह है नेचुरल कलर से बनी हुई पेंटिंग है, हर्बल कलर, जो फूल और पत्तियों से जो कलर्स निकाले जाते थे उनसे बना हुआ पेंटिंग है 500 साल पुरानी। और जिस जगह आप खड़े हैं राजा महल 2 हिस्सों में डिवाइड है। ये ओपन का जो एरिया है इतना, तो इसे बोला जाता है मर्दाना भाग, जो अंदर का है वो है जनाना। तो जनाना भाग में लेडीज कोर्टयार्ड में राजा के अलावा किसी पुरुष की एंट्री नहीं थी। जिस किसी को भी राजा से मिलना होता था तो इस दीवाने खास में मिल के और यहीं से बाहर हो जाया करती थी। तो महल में दो चीजें तो इम्पोर्टेंट होती हैं, एक दीवाने आम होता है आम पब्लिक के लिए, उसे बोला जाता है राज दरबार। दीवाने आम में महल के बाहर जहाँ आपने लाइट एंड साउंड शो देखा था, और दूसरा होता है दीवाने खास, जो कि होता है महल के अंदर। ये आप हॉल देख रहे हैं, ये है दीवाने खास। दीवाने खास में राजा अपने मिनिस्टरों के संग में राज्य के बारे में प्राइवेट मीटिंग वगैरह करते थे। और ये बना है एक डांस स्टेज। ओरछा राज्य की एक रॉयल डांसर थी जिसका नाम था राय प्रवीण। जब भी महलों में कोई फेस्टिवल्स वगैरह होता था तो फेस्टिवल्स के टाइम पर राय प्रवीण को ऐसी स्टेज पे डांस करने के लिए बुलाया जाता था। दीवाने खास में राजा मिनिस्टर्स और इस दालान में उनके खातम खास लोग और इस झरोके पे रानियां वगैरह आ जाया करती थी, ये सब राय प्रवीण का डांस देखती थी। और जब फेस्टिवल्स होता था तो आम लोग सब राय प्रवीण का डांस देख सकते थे। और एक डांस स्टेज बना है लेडीज कोर्टयार्ड में। जब लेडीज कोर्टयार्ड में राय प्रवीण को डांस करने के लिए बुलाया जाता था तो स्पेशली वहां पर राजा के गेस्ट और राजा और रानी राय प्रवीण का डांस देखते थे, बाकी मिनिस्टर्स अन्य लोग नहीं। यहां से चालू हुआ था ये लेडीज कोर्टयार्ड।
देखिए ये है 500 साल पुरानी पेंटिंग, नेचुरल कलर। वाओ, ये पेंटिंग से 500 साल पुरानी, ये कोई पेंट या केमिकल का इस्तेमाल नहीं हुआ है। ये हर्बल कलर से बनी हुई पेंटिंग है। जो फूल और पत्तियों के जो कलर निकाले जाते थे उनसे बना हुआ पेंटिंग। इस पेंटिंग को बोला जाता है फ्रेस्को पेंटिंग। जी हाँ, फ्रेस्को। ये थोड़ा चिकना होता है, थोड़ा सा दरदरा। और जिस जगह पे आप लोग खड़े हैं ना, ये उस समय होता था डाइनिंग हॉल, राजा रानी का भोजन गृह, डाइनिंग हॉल हुआ करता था, राजा रानी का भोजन गृह। ये रिंग्स लगे हैं। पहले चलता था पर्दा सिस्टम, कलरफुल, एक के बाद एक पर्दे डले रहते थे। बीच में राजा रानी खाना खाया करते, इस तरफ वेटर, बीच में पर्दा डले रहते थे। हमने ताली बजाई तो वेटर खाना लेके आ गए। और ये डाइनिंग हॉल में बनाया गया था ये फाउंटेन, नेचुरल फाउंटेन। इस फाउंटेन में वाटर, परफ्यूम, फ्लावर वगैरह से भर दिया जाता था। यहाँ सामने की तरफ ये रिंग्स लगा, यहाँ पर एक फैन टंगा होता था। पहले फैन काहे के चलते थे? कपड़े की। एक बहुत बड़ा फैन टंगा होता था, उनमें रस्सियां बंधी होती थी। जो राजा के सर्वेंट्स हुआ करते थे वो इस फैन को चलाया करते थे। जब फैन चलता था, फैन की हवा जो पानी से टच होकर अंदर आती थी वो आती थी ठंडी, और परफ्यूम की जो खुशबू होती थी वो पूरे डाइनिंग हॉल में महकती थी। क्या मतलब माइंड था मेरे लोगों का। अपन आ चुके हैं लेडीज कोर्टयार्ड के अंदर। ये बना एक डांस स्टेज। जब भी राजा महाराजाओं के जो रॉयल गेस्ट आते थे तब राय प्रवीण को यहाँ डांस करने के लिए बुलाया जाता था। सेकंड फ्लोर पे राजा रानी चेयर लगा के बैठ जाया करते थे, इस तरफ और इस तरफ उनके रॉयल गेस्ट। तो सभी ऊपर से राय प्रवीण का डांस देखते थे। तो राय प्रवीण के लिए भी यहाँ के राजा ने एक छोटा सा महल बनवाया था। उस महल का नाम है राय प्रवीण महल। वो जहांगीर महल से आपको लेफ्ट की तरफ नजर आएगा, जिसमें थोड़ा छोटा सा गार्डन वगैरह होगा। और आप ये छोटे छोटे ये ओपन डोर्स देख रहे हैं, पूरी बालकनीज। इस पूरी बालकनीज में सोल्जर्स खड़े रहते थे, सिक्योरिटी गार्ड। क्योंकि ये लेडीज कोर्टयार्ड है तो जो सिक्योरिटी गार्ड होते थे वो ना मेल होते थे ना फीमेल होते थे। क्योंकि राजा के अलावा किसी पुरुष की एंट्री नहीं थी अंदर। तो जो किन्नर होते थे, जो गार्ड्स होते थे वो किन्नर होते थे। क्योंकि इन राजा की थी, मधुकर शाह की थी 6 रानियां। तो 3 रूम्स उनके ये बने, 1 2 3। 3 रूम इस तरफ, ये सामने वाला है राजा का बेडरूम, बीच में राजा, फिर 1 2 3। 3 रानी इस तरफ, 3 इस तरफ। और ये वाला जो रूम है ये सबसे बड़ी रानी का रूम है, जिन्हें बोला जाता था महारानी और पटरानी। ये सबसे बड़ी रानी थी, जो रानी ये भगवान जी को लेकर आई थी। गणेश, ये सबसे बड़ी रानी थी, रानी कुंवर गणेशी। कुंवर गणेशी, हाँ। बाकी 5 रानी थी, वो थी छोटी। ये बीच में ये हॉल बना है तो इसमें लेडीज सर्वेंट रहा करती थी, 15-20 इकट्ठी। तो जिस रानी ने भी आवाज लगाई ये तत्काल दौड़ के आ जाएगा। राजा और रानी के कमरों में भगवान विष्णु के 10 अवतारों की पेंटिंग है, भगवान विष्णु पे आधारित। क्यों है? क्योंकि राजा जो थे ये थे भगवान कृष्ण के भक्त और रानी राम की भक्त। तो रानी ने राजा को दर्शाया था कि देखिए राजा साहब, हम राम भक्त हैं, भगवान राम को अयोध्या से ओरछा लेकर आए। तो राजा समझाते हैं रानी को कि बिल्कुल सही बात है रानी कि आप राम की परम भक्त हैं और भगवान राम को अयोध्या से ओरछा लेकर आई, पर मैं भी कृष्ण भक्त हूँ। चाहे राम कहो या कृष्ण, भगवान तो एक ही है, भगवान विष्णु। तो रानी क्यों ना एक काम करा जाए कि आपके बेडरूम में और मेरे बेडरूम में भगवान विष्णु के 10 अवतारों की पेंटिंग कराई जाए। दोनों में कंप्रोमाइज हो जाता है, फिर दोनों ही बेडरूमों में भगवान विष्णु की पेंटिंग कराई जाती थी। क्योंकि दोनों ही राजा और रानी भगवान विष्णु के ही परम उपासक थे। ये झांसी नहीं तो पूरा अंदर तक सबसे बड़ी रानी का बेडरूम हुआ करता था। अंदर का भाग चेंजिंग रूम था। अब ये पेंटिंग देखिए भगवान विष्णु के 10 अवतार पे आधारित है। ये कॉर्नर से देखते हैं आप सबसे पहले, इस कॉर्नर से भगवान विष्णु ने अवतार लिया था। फर्स्ट नंबर का नरसिंह अवतार, उसके बाजू में आगे बड़ा अवतार, फिर ये कच्छ अवतार, ये मत्स्य अवतार, ये था कलगी अवतार, डैमेज हो गया है और राजा के बेडरूम में सेपरेट। इस कॉर्नर से आप देखेंगे तो भगवान परशुराम फरसा लिए हुए, सामने की तरफ भगवान राम बैठे हैं ये सिंहासन पे। फिर इस कॉर्नर पे आएंगे भगवान कृष्ण और ये बावन अवतार का डैमेज हो गया है। तो ये पेंटिंग अभी रिन्यूएट नहीं हुए, जैसा है वैसा ही है। मतलब कितने प्यारे कलर होंगे वो, कितने अच्छे होंगे कि जो अभी तक पहले 500 साल पहले इलेक्ट्रिसिटी पावर तो था नहीं, तो रात में क्या चीजें यूज होती थी रोशनी के लिए? इन खिड़कियों में बड़े बड़े दीपक रख दिए जाते थे और लैंप्स का उपयोग होता था। और ये अलमारी का काम करता था, कबर्ड का। इनमें कपड़े वगैरह रखे रहते थे, बाहर से पर्दा डली रहती थी। नीचे आप देख रहे हैं तो यहाँ आग जलाने के लिए, सर्दी का मौसम है तापने के लिए, अंदर का भाग चेंजिंग होता है। ये ग्रिल तो गवर्नमेंट ने लगाया है और यहाँ का अभी कुछ सामान बचा नहीं है, ये सब धोबेला म्यूजियम में पहुंचा दिया है। वो इसीलिए लगाया। हाँ जी, ये बेडरूम ये होगा ना? हाँ, पूरा बेडरूम। वैसे तो जो भगवान राम का मंदिर है वो था रानी महल, रानी कुंवर गणेशी का महल।
तो भगवान जी की जब प्रतिमा लेकर आई वो, तो वो प्रतिमा वहाँ उनके महल से उठी नहीं, उन्होंने महल में ही उतार दिया था। अच्छा, रानी महल वहाँ था? वही था जो मंदिर है भगवान राम का, वही था। वो था महल। भगवान राम के लिए बनाया गया था चतुर्भुज टेम्पल, सामने ओल्ड टेम्पल। बिल्कुल। जो भगवान राम का मंदिर है वो था पैलेस, रानी महल। रानी महल। तो क्या हुआ था कि रानी को लाना था उस चतुर्भुज मंदिर में। अच्छा अच्छा अच्छा। पर रानी सीधे भगवान राम को ले गई अपने महल में। और महल का जो रसोई घर था, भाई जैसे अपन रानी भगवान जी को लिए हैं तो उन्हें शुद्ध जगह पे रखना है। तो घर के अंदर सबसे शुद्ध जगह क्या होती है? रसोई घर। तो रानी सीधे रसोई घर में ले आती है महल के, और रसोई घर में भगवान जी को उतार देती हैं। फिर भगवान राम की प्रतिमा वहाँ से उठी नहीं है। जब वो वहाँ से उठी नहीं है तो फिर उस महल को मंदिर में कन्वर्ट कर दिया। जो टेम्पल भगवान राम के लिए बना था वो खाली डला रह गया। जब भगवान उस महल को जब मंदिर में कन्वर्ट किया तो रानी फिर वो यहाँ से नहीं तो वो रहती वहाँ थी। ये उस समय राजा का पैदल यहाँ से लेके देखिए बड़ी सेम है। नरसिंह अवतार देखिए, ये बड़ा अवतार, कच्छ अवतार, मत्स्य अवतार, ये जंगी अवतार, दसवां अवतार भगवान विष्णु का ऐसा होना है। या आधा हॉर्स आधा मानव, जो कि कलयुग में होना है, पर अभी हुआ नहीं है। इसका वर्णन पहले से ग्रंथों में कर दिया गया है कि कलयुग में भगवान विष्णु कलगी अवतार के रूप में लेंगे। बाकी इस तरफ भी ऐसा ही सैंपल पैटर्न जैसा, और ये पूरा राजा का ग्रंथ हो सकता है। ये वाला जो कमरा है, इस कमरे को बनाया था नेचुरल एसी। मैं क्यों कह रहा हूँ नेचुरल एसी? इसका एक कारण है। आप देखेंगे दो वेंटिलेशन ये बने हुए हैं, दो वेंटिलेशन इस तरह बने और एक वेंटिलेशन है ये बड़ा वाला। इनमें से जो हवा आती है वो आती है ठंडी। क्यों आती है? क्योंकि इन पांचों वेंटिलेशनों का जो आर्किटेक्चर इस तरीके से बनाया गया है कि ये पांचों वेंटिलेशन चिमनी की तरह सीधे ऊपर चले गए। सामने से बंद है, जैसा चिमनी आपने देखा होगा, पांचों वेंटिलेशन सीधे ऊंचाई पे चले गए। तो होता क्या है, गर्मियों में जो गर्म हवाएं चलती है तो वो सीधे चलती है, वेंटिलेशन से टकराने के बाद फिर डाउन होती है और नीचे आ जाते राउंड लेके फ्लैट हो जाती है। जब गर्म हवा राउंड लेके नीचे आएंगी तो ठंडी हो जाती है। तो ये वाला अंदर का जो भाग है, ये छोटा सा कमरा, ये 12 महीने ठंडा ही रहता है, चाहे बरसात हो, सर्दी हो, गर्मी हो, ये ऐसा ही ठंडा रहता है। होता क्या था, गर्मी का मौसम है, राजा यहाँ आ गए, सर्दी का आया तो बीच में चले गए। इधर वाले रूम में काफी दो वेंटिलेशन ऊपर सूरज की रोशनी के लिए बनाया गया। बाकी लाइट तो थी नहीं, तो वही लैंप और दीपक का उपयोग होता था। तो देखो बेटा बना हुआ, ये देखो पेंटिंग्स बड़ी सुंदर। और जहांगीर महल आर्किटेक्चर के लिए फेमस है। उसमें हिंदू इस्लामिक आर्किटेक्चर दोनों का कॉम्बिनेशन किया गया था, क्योंकि दोस्ती में बनाया गया था। उसमें तो जहांगीर को इन्वाइट किया था एक रात के लिए, तो जहांगीर उस जहांगीर महल में रहा और एक नाइट रुकने के बाद वापस चला गया। तो उस महल का नाम रख दिया जहांगीर महल। बाकी जहांगीर के जाने के बाद यूज करा इन्हीं राजाओं ने। जहांगीर ने शासन नहीं करा, मुगलों ने शासन नहीं करा, नहीं दिया। एक शायद राजा वीर सिंह ने बनवाया था। पहले भी चलती थी, आज भी चलती है। अपना स्वार्थ देखने के लिए एक पावरफुल से दोस्ती करना, अपने राज्य को बचाना। तो जहांगीर से मित्रता करी थी वीर सिंह देव ने। हाँ। जो चौथे नंबर के राजा उन्होंने ही बनवाया था। उन्होंने बनवाया था। ये मधुकर शाह के बेटे थे, जो इनकी माँ, हाँ उनका भी है, उन्हीं का है चौथे नंबर। ये मधुकर शाह के बेटे थे, जो रानी भगवान राम को ले आई, उनके ही बेटे थे ये वीर सिंह देव। उन्होंने वो जहांगीर महल बनवाया था। तो वीर सिंह देव के टाइम में तो मुगल हिंदुस्तान में आ चुके थे, वो बड़े पावरफुल हो चुके थे। तब उन्होंने दिमाग लगाया, एक मदद भी करी थी। अबुल फजल का कत्ल भी वीर सिंह नहीं किया था। अकबर के 9 रत्नों में से एक रत्न था अबुल फजल। बड़ा शक्तिशाली और अकबर का सेनापति हुआ करता था। पर क्या है कि बताते तो हैं, वैसे तो मेरे अंदाज से अनारकली का कोई चैप्टर नहीं है इतिहास में, पर वो मूवी बनी तो जोड़ दिया गया। उस चीज को भी ले लें तो सलीम ने अपने ही पिता अकबर से बगावत करी थी। अब मैटर चाहे मैं ये कह दूं अनारकली के चक्कर में कराओ या किसी और कारण, तो अकबर ज्यादा गुस्से में आ गए थे। इधर अबुल फजल की और सलीम की बिल्कुल नहीं बनती थी, ये एक दूसरे के विरोधी थे। क्योंकि सलीम जो भी बातें अपने पिता अकबर से कहते तो अकबर सलीम की बातों को नजरअंदाज कर देते थे, और अबुल फजल जो भी बातें अकबर से कहता तो अकबर तत्काल मान लिया करता था कि अबुल फजल हमें जो सलाह दे रहा है वो सही। तो सलीम नफरत करते थे कि अबुल फजल के रहते हुए मेरा तो कुछ होना नहीं है, क्योंकि मेरे ही पिता मेरी नहीं सुनती। और अबुल फजल नफरत करता था सलीम से, क्योंकि सलीम के ऐसे कारनामे थे जिनकी वजह से वो नफरत करता था। तो अबुल फजल भी ये चाहता था कि अकबर के मरने के बाद हिंदुस्तान का जो भी बादशाह बने वो कोई मुगल बने या स्वयं मैं बनूं, और ये ना बने सलीम।
क्योंकि वो सलीम को हिंदू पुत्र समझता था कि सलीम की नसों में जो खून दौड़ रहा है वो राजपूतों का खून है, क्योंकि इनकी माँ का नाम था जोधा भाई। तो अबुल फजल भी एक मौका ढूंढ रहा था कि सलीम कोई ऐसी गलती करे जिसका मैं फायदा उठाऊं, और उस पीरियड में ऐसा ही हुआ। सलीम ने अपने ही पिता अकबर के खिलाफ बगावत कर दी। जब बगावत करी तो अकबर गुस्से में आया। गुस्से में अकबर ने जो आदेश दिया वो दे दिया अबुल फजल को कि अबुल फजल आप जाइए, अकबर को जिंदा या मुर्दा पकड़ के आगरा दरबार में पेश करिए और एक लावो लश्कर ले जाइए सलीम को पकड़ने के लिए। तो सलीम तो डर के मारे भागते हुए फिरते हैं और इलाहाबाद में जाके छुप जाते हैं। पर सलीम को ये बात पता पड़ती है कि अबुल फजल मुझे पकड़ने नहीं आ रहा है, ये धोखे से मेरा कत्ल करेगा और तख्ता पलट करके हिंदुस्तान का बादशाह बनेगा। तब वो इस बुंदेलखंड के सभी राजाओं से मदद मांगता है, पर कोई राजा उनकी मदद करने को तैयार नहीं होता। तभी सलीम के गुप्तचर सलीम को बताते हैं, बोले शहजादे एक काम हो सकता है, बुंदेलखंड के अंदर सबसे पावरफुल राजा है वीर सिंह देव बुंदेला, हो सकता है आप वो आपकी मदद कर दें, उनसे मदद मांगिए। तो सलीम अपने गुप्तचरों से कहते हैं एक काम करिए, वीर सिंह की हमारी मीटिंग करवाइए। दोनों की मीटिंग होती है। मीटिंग में एक प्रस्ताव रखते हैं सलीम कि महाराज आप मेरी मदद करिए, आप अबुल फजल का कत्ल कर दीजिए, नहीं तो अबुल फजल मुझे पकड़ के मेरा कत्ल करेगा और तख्ता पलट करके हिंदुस्तान का बादशाह बनेगा। तब वीर सिंह हंसने लगते हैं, बोले वाह शहजादे, आप इतने बड़े हिंदुस्तान के बादशाह के लड़के, मैं एक छोटा सा राजा, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। और ठीक है, यदि मैं आपकी मदद करता हूँ तो इसमें मेरा क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि बिना फायदे के मैं अपनी पूरी आर्मी का कत्ल करवा लूँ, वो भी मुगल सल्तनत से भिड़ना, अपनी मौत को दावत देना, और अबुल फजल जैसा योद्धा उससे तो जीतना नामुमकिन ही है। तो सलीम कहते हैं, बोले नहीं महाराज, आप मेरी कैसे भी करके मदद करिए, तो ये बताइए मेरा क्या फ़ायदा होगा। वही आ गई बात पॉलिटिक्स से कि मेरा क्या फ़ायदा होगा। बोले फायदा होगा, क्योंकि आने वाले टाइम में यदि मैं हिंदुस्तान का बादशाह बना तो मैं इस पूरे बुंदेलखंड राज्य से टैक्स लेना बंद कर दूंगा। उस समय टैक्स बड़ी बात होती थी। वीर सिंह सर खुजाते हैं, कहते हैं वाह फायदा तो है। बोले ठीक है, मैं आपकी मदद करता हूँ, तो आप बताइए अबुल फजल मिलेगा कहाँ। बोले इस टाइम अबुल फजल दक्षिण भारत से मुझे ढूंढता हुआ ग्वालियर के पास एक छोटा सा हिल स्टेशन है जिसका नाम है आत्री, वहां पर अपनी छावनी बना हुए बैठा है। तो वीर सिंह देव दिमाग लड़ाते हैं, डायरेक्टली लड़ाई होती है बुंदेला आर्मी की और मुगल सल्तनत की, तो जीतना तो नामुमकिन है। अबुल फजल एक बहुत बड़ा योद्धा था, तो इससे पार कैसे पाया जाए। तब वीर सिंह के गुप्तचर बताते हैं, बोले महाराज अबुल फजल 3 टाइम का बहुत बड़ा नवाजी है। अगर अबुल फजल नमाज पढ़ने बैठ जाए और फिर चाहे कितना भी बड़ा आक्रमण हो जाए तो वो फिर उठता नहीं है। बोले बस यही तो उसकी कमजोरी चाहिए थी। भेष बदल के पूरी आर्मी को चारों तरफ से घेर लेते हैं, अबुल फजल की छावनी के चारों तरफ फैल जाते हैं, इंतजार करते हैं कि अबुल फजल कब नमाज पढ़ने बैठे। जैसे ही नमाज का टाइम होता है, अबुल फजल नमाज पढ़ने के लिए बैठता, उसी समय अटैक कर दिया जाता है पूरी छावनी पे। घमासान लड़ाई होती है और अबुल फजल तो नमाज में मस्त रहता है, वो उठता ही नहीं है, उसे सब मालूम हो रहा था क्या हो रहा क्या नहीं। और नमाज पढ़ते ही समय वीर सिंह देव उसका सर कलम कर देते और एक तलवार उसके पेट में मारते तो उसकी आंतें बाहर निकल जाती हैं। जिस जगह पे उसकी आंतें बाहर निकल आई थी उस हिल स्टेशन का नाम है आत्री। जब से उसका नाम पड़ा था आत्री, उस हिल स्टेशन का। और उसका सर कलम करके सलीम को गिरफ्त कर देते हैं। सलीम खुश हो जाता है अबुल फजल का शीश देख के, जो मेरा जानी दुश्मन था अब तो ये खत्म हो चुका है। बोले वाह महाराज, आपको कभी भी किसी चीज़ की आवश्यकता पड़े तो मैं आपके लिए तत्पर हमेशा खड़ा हूँ। तभी सलीम के गुप्तचर सलीम को सलाह देते हैं, बोले शहजादे जो आपका जानी दुश्मन था अबुल फजल वो तो अब खत्म हो चुका है, आपकी जान को कोई खतरा नहीं है। क्यों ना आप एक काम करें कि आप आगरा दरबार में जाएं और अपने पिता अकबर से माफ़ी मांगें। ऐसा कौन सा पिता है जो अपने पुत्र को माफ़ ना करे। सलीम कहते हैं ये बात सही है। सलीम आगरा जाते हैं, अकबर से माफ़ी मांगते हैं। अकबर सलीम को माफ़ कर देते हैं, पर एक हिदायत देते हैं कि शहजादे आप दोबारा ऐसी गलती ना करें कि आप मुगल सल्तनत के खिलाफ जाएं। सलीम कहते हैं दोबारा गलती ऐसी नहीं होगी। पर अकबर को एक बड़ा सदमा पहुंचता है कि मेरे इतने बड़े वीर योद्धा को एक छोटे से राजा वीर सिंह ने खत्म कर दिया। तो अकबर बहुत बड़ा लावो लश्कर लेके चढ़ाई करने के लिए राजी हो जाते हैं बुंदेलखंड पे। जैसे ही ये बात वीर सिंह को पता पड़ती है कि अब तो अकबर आने वाला है चढ़ाई लेके, मैंने मार तो दिया, अब हमारी सल्तनत बुंदेलखंड साम्राज्य नष्ट हो जाएगा। तो सलीम ने वादा तो कराई था कि मैं आपके लिए खड़ा रहूंगा। तो सलीम तत्काल ही अपने पिता अकबर को समझा लेते हैं, अरे छोड़ दीजिए, छोटा सा राजा है, धोखे से हो गया होगा, वॉर में हो गया आमने सामने। उन्होंने एक पट्टी पढ़ा के अकबर को रोक दिया कि आप वीर सिंह को मैटर खत्म करिए, मैं देख लूंगा, आप नहीं करिए। तो अकबर फिर गुस्सा शांत हो जाती है, फिर वो बुंदेलखंड पे चढ़ाई नहीं करते हैं। कुछ महीनों बाद अकबर की तबीयत खराब होती है और अकबर खत्म हो जाते हैं सन 1605 में। अकबर के खत्म होने के बाद हिंदुस्तान का बादशाह कौन बनता है? सलीम। सलीम को फिर एक दूसरा नाम मिलता है जहांगीर। जब सलीम को दूसरा नाम मिलता है जहांगीर, तभी वीर सिंह देव सोचते हैं मैंने सलीम की इतनी बड़ी मदद करी अबुल फजल का कत्ल करने के चक्कर में, आज सलीम हिंदुस्तान का बादशाह बन चुका है, इसे एक नाम मिला है जहांगीर, क्यों ना मैं एक काम करूं,
कि सलीम जहांगीर को ओरछा में इनवाइट करूं, जिसमें कि मेरी रेपुटेशन और बढ़ जाएगी। सभी राजाओं में एक मैसेज जाएगा कि मेरी फ्रेंडशिप इतने बड़े हिंदुस्तान के बादशाह से, तो जो अदर राजा हैं वो ओरछा रियासत पे आक्रमण करने के बारे में सोचेंगे भी नहीं। सबके दिलों में खौफ पैदा हो जाएगा मेरी दोस्ती हिंदुस्तान के बादशाह से। तब वीर सिंह देव सन 1605 में जहांगीर को इन्वाइट करते हैं ओरछा के लिए। तो जहांगीर मान जाता है, बोले ठीक है महाराज, मैं ओरछा में आऊँगा, आप मेरे अच्छे दोस्त हैं, आपने बुरे टाइम में मेरा साथ दिया है, मैं आज भी भूला नहीं। पर क्योंकि उस समय तो मैं भागता हुआ फिर रहा था, पर आज वर्तमान में मैं हिंदुस्तान का बादशाह हूँ, तो मेरे लिए आप कोई ऐसा महल बनवाइए जिसमें मैं ठहरूँ, मुझे अच्छा लगे। बोले ठीक है, आप ओरछा में आइए, मैं आपके लिए महल बनवाता हूँ। तो इन्वाइट किया सन 1605 में, पर जहांगीर महल को बनने में लग गया 22 साल, कंप्लीट हुआ सन 1627 में। 22 साल बाद जहांगीर आता है ओरछा में, वो जहांगीर महल बनाया जाता है। उस जहांगीर महल में मात्र एक नाइट स्टे करता है और एक नाइट रुकने के बाद वापस चला जाता है। उसके जाने के बाद उस महल का नाम रख दिया जाता है जहांगीर महल, और उस महल को यूज़ किया फिर बुंदेला फैमिली ने, सिर्फ नामकरण किया है। और जहांगीर जी उस टाइम उस महल में ठहरा था तो इतना खुश हो गया था उस महल को देख के, क्योंकि महाराज ने इस तरीके से बनवाया था उस महल को कि हिंदू और मुस्लिम आर्किटेक्चर दोनों का ही मिश्रण कर दिया था, दोस्ती में बनाया था। तब सलीम कह के जाता है, बोले महाराज वीर सिंह देव, बोले आज के बाद मुगल सल्तनत ओरछा राज्य से टैक्स नहीं लेगी, मैं टैक्स फ्री करता हूँ। और एक चीज़ और कहता हूँ, आपको पूरे हिंदुस्तान में जो भी करना है वो करिए, मुगल सल्तनत आपके काम में दखल अंदाजी नहीं करेगी। तो ये गोल्डन पीरियड था वीर सिंह देव का। ये सबसे पावरफुल राजाओं में आते हैं वीर सिंह देव, जिन्होंने इस बुंदेलखंड राज्य को फिर डेवलपमेंट किया और बढ़ाया। तो उस पीरियड में महाराज वीर सिंह देव ने 52 पैलेस, 52 टेम्पल, 52 तालाब का निर्माण पूरे हिंदुस्तान में कराया था। आप मथुरा जाइए, कनक भवन टेम्पल इन्हीं ने बनाया था वीर सिंह देव ने। दतिया जाइए, वीर सिंह देव पैलेस इन्हीं का बना हुआ है। ऐसे कई जगहों पे, अलग अलग जगहों पे इन्होंने बनवाया है। तो काफ़ी पावरफुल राजा रहे, मुगल सल्तनत के काम में इंटरफेयर नहीं करती थी। और फिर जैसे जैसे डेवलपमेंट करते गए, राज्य बढ़ता गया, सेना बढ़ती गई, तो बड़े राजाओं में शामिल हो गए। बड़े राजाओं में फिर गिनती आ गई। फिर बड़े राजाओं में तो फिर एक राजा और है जिनका नाम इतिहास में बड़ा पावरफुल है, महाराज छत्रसाल, इसी फैमिली से, जो कि छतरपुर जो डिस्ट्रिक्ट है वो महाराज छत्रसाल के नाम पे ही है। पन्ना की जो रियासत थी वो उनके हैंडओवर में थी, इसी फैमिली से। 8वें नंबर के राजा थे जिन्होंने 52 लड़ाइयां लड़ी मुगलों से और जीत प्राप्त करी। पर 53वीं लड़ाई में उनकी एज ज्यादा हो गई थी, वो बूढ़े हो चुके थे। उस समय शासन था औरंगजेब का, तो औरंगजेब ने पूरे रियासत को घेर लिया था। तो उनकी एक मुंह बोली बेटी थी जिसका नाम था मस्तानी, धर्म की बेटी थी। वो एक सुंदर भी थी और परमवीर योद्धा भी थी। जब मुगलों ने पूरा टेक ओवर करा और महाराज छत्रसाल असहाय हो गए युद्ध लड़ने में, तो उन्होंने एक लेटर लिखा बाजीराव पेशवा को। उस समय 2 ही रियासतें मजबूत थी हिंदुस्तान में, मुगल और मराठा, जो पावरफुल थे। तो एक लेटर लिखा मदद मांगने के लिए बाजीराव पेशवा को। वो लेटर लेकर गई मस्तानी, कहाँ, पुणे, बाजीराव पेशवा के पास। बाजीराव पेशवा ने जब महाराज छत्रसाल का लेटर पढ़ा कि एक हिंदू राजा से मदद मांग रहा है, तो मैं क्यों ना बुंदेला राजपूतों की मदद करूं। तो फिर बहुत बड़ी मराठा आर्मी लेकर आए बुंदेलखंड के अंदर, साथ में मस्तानी भी आई। तो बुंदेला आर्मी, मराठा आर्मी ने मिलकर मुगलों से जंग लड़ी और जंग में विजयी प्राप्त करी। इससे खुश होने के एवज में महाराज छत्रसाल ने मस्तानी का विवाह बाजीराव पेशवा से कर दिया और बुंदेलखंड का 1/4 हिस्सा, हर बाप अपनी बेटी को कुछ दहेज में देता है, तो महाराज छत्रसाल ने बुंदेलखंड का 1/4 हिस्सा बाजीराव पेशवा को गिफ्ट कर दिया। गिफ्ट में क्या गया, झांसी, उरई, कालबी, दतिया, ये पूरा एरिया बाजीराव पेशवा को दे दिया। तो झांसी का जो फोर्ट था वो भी मराठाओं को दे दिया गया था। बनाया वीर सिंह देव ने था झांसी का फोर्ट, रानी लक्ष्मीबाई ने था। मराठा क्या करने आए बुंदेलखंड में, जंग नहीं लड़ी, मिला कैसे उन्हें, तो ये मिला ऐसे ही, उन्हें गिफ्ट में दिया गया था मराठाओं को। तो बाजीराव पेशवा ने क्या करा, एक के बाद एक रूलर अपने झांसी फोर्ट पे पहुंचा, क्योंकि जागीर उनकी हो गई, इतना हिस्सा मराठाओं को हो गया। तो 19वीं सेंचुरी में राजा कौन बने, गंगाधर राव, झांसी फोर्ट के। उस समय ब्रिटिश आ गए, तो ब्रिटिशों के सामने गंगाधर राव सर झुकाते थे। रानी लक्ष्मीबाई को ये पसंद नहीं था। जैसे ही गंगाधर राव की मृत्यु हुई तो ब्रिटिशों ने सोचा कि एक लेडीज इतने बड़े एम्पायर क्या राज्य करेगी, क्या शासन चलाएगी झांसी फोर्ट पे। तो अंग्रेजों ने रानी लक्ष्मीबाई से कहा कि बोले झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बोले अब इस फोर्ट को हम ब्रिटिश छावनी में तब्दील करेंगे, आप ये झांसी छोड़ के चली जाए। तब रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से कहा था कि मैं अपनी झांसी तुम अंग्रेजों को नहीं दूंगी। उसके बाद क्या हुआ वो तो सभी को पता है कि एक लेडीज होके इतने बड़े ब्रिटिश एम्पायर से जंग लड़ी, तो उनपे एक दोहा भी लिखा गया था, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेले हर बोले के मुंह हमने सुनी कहानी है। तो उस लड़ाई में यहाँ के बुंदेला राजपूतों ने भी काफी
मदद करी, हेल्प करी, जंग लड़ी। तो वो पहला एक बिगुल था ब्रिटिशों के खिलाफ, रानी लक्ष्मीबाई। तो उसमें तो फिर बहादुर शाह जफर जो मुगल सल्तनत के 7वें नंबर के बादशाह रहे, तो मुगल सल्तनत भी उसी समय खत्म हो गई थी। तो यहाँ पे लास्ट मतलब राजा कौन छत्रसाल रहे? हाँ, पावरफुल राजाओं में इतिहास में देखिए उन्हीं का नाम जोड़ा जाता है जो उसके अच्छे बाद होते से हैं। गंगाधर राव रहे, मैं अच्छा काम करूंगा कुछ नहीं किया तो पब्लिक मुझे याद करेगी। मेरी औलाद दारू पी के कहीं डली है तो उन्हें कौन याद करेगा। तो ऐसा ही राजा रजवाड़ों में होता था। जिन राजाओं का नेचर, स्वभाव, कल्चर अच्छा रहा, पावरफुल रहे, उनका नाम इतिहासों में जुड़ा गया है। सल्तनत तो ये बहुत बड़ी रही, 15-16 राजा रहे, बाकी फिर किसी को सबका इतिहास में नाम नहीं, जिनका नाम रहा है वो यही रहे। और भैया ने अभी जो बताया बाजीराव मस्तानी, वो एक मूवी भी आ चुकी है। जी हाँ, वो इतिहास सही है ना, बिल्कुल सही है, वो सही है। मस्तानी महल आज भी दुबेला में बना हुआ है। छतरपुर नौगांव के पास दुबेला है, म्यूजियम बना है, यहाँ का पूरा सामान वहीं गया है। तो वहाँ पर महाराज छत्रसाल का मकबरा भी है, छतरी भी है और मस्तानी महल भी है। हाँ, जिसको उन्होंने बाजीराव ने बनवाया था उनके लिए। हाँ, मस्तानी महल भी है। उनके घर वालों ने स्वीकार नहीं किया वो तो वहाँ स्वीकार नहीं कर रहा था। यहाँ पर एक पर्सनली महाराज छत्रसाल ने उसके लिए महल बनवा अपनी बेटी के लिए, तो उसे बुलाया था मस्तानी पैलेस, और छत्रसाल का मकबरा भी वहीं बना है और म्यूजियम भी है आर्कियोलॉजी का, यहाँ का पूरा सामान। पर यहाँ से तो विधि पूर्वक शादी करके विदा करके बिल्कुल। हाँ। पर क्या था कि ये मुसलमान थी तो वहाँ पर एक्सेप्ट किया नहीं किया। फिर अब ये इतिहास तो महाराष्ट्र जाके, पुणे में जाके बाजीराव के पन्ने खोलना पड़ेंगे तब मिलेगा। राजा हरदौल की भी तो एक स्टोरी है। जी, वीर सिंह देव के लड़के थे। हाँ जी, वीर सिंह देव की 2 रानियां थी। बड़ी रानी से पैदा हुए थे जुझार सिंह, इनके बड़े भाई, जो यहाँ के राजा कहलाते थे। दूसरी रानी से पैदा हुए थे हरदौल, उनकी छोटी बहन कुंजावती, जो दतिया ब्याही थी। जब हरदौल पैदा हुए थे तो हरदौल की माँ पैदा करके, जैसे ही पैदा हुए हरदौल की माँ खत्म हो गई। तो जो जुझार सिंह थे इनके बड़े भाई, दूसरी रानी के, उनकी जो रानी थी उनका नाम था रानी चंपावती। चंपावती ने बचपन से पाला पोसा बड़ा किया। वो यहाँ के राजकुमार थे हरदौल। तो हरदौल बड़े हुए, मुगलों से जंगे लड़ते हैं। मुगलों ने एक षड्यंत्र रचा कि हरदौल के रहते हुए ओरछा रियासत में हम कब्जा नहीं कर सकते। तो जुझार सिंह के जो मिनिस्टर थे उन्हें बहुत सारी धन का लालच दिया मुगलों ने, कुछ बिक गए। उनसे कहा गया कि हरदौल के खिलाफ इतना जहर भरिए राजा के कान में जुझार सिंह के, कि जुझार सिंह सीधे हरदौल को खत्म करवा दे, हमें जंग लड़ने की आवश्यकता ना पड़े। तो मंत्रियों ने ऐसा ही करा, पैसों की लालच में, कि राजा साहब देखिए, रानी चंपावती हरदौल को पहले खाना खिलाती हैं, आपको बाद में खिलाती हैं। तो चंपावती तो बेटा मानती थी उन्हें, ये उन्हें माँ कहते थे क्योंकि बचपन से पाला था उन्होंने। तो अब किसी इंसान के डेली कान भरे जाए तो उसे वो गलत चीज भी सही लगती है। तो जुझार सिंह ने देखा, बोले हाँ, एक मुझे राजा होके मुझे खाना नहीं खिलाती, मेरी रानी हरदौल को पहले निकालती है। तो उन्होंने भर दिया कि ये देखिए, ये हरदौल जो है ये रानी साहिबा को रखें, इनका प्रेम चलता है आपस में, गलत संबंध है। तो वो जुझार सिंह के वही कान भर गए। तो जुझार सिंह ने एक बार रानी चंपावती से कहा, बोले रानी चंपावती, यदि आप पतिव्रता हो तो आप हरदौल को जहर दे दें खाने में। इतने में रानी सुनती है, बोले महाराज क्या करें, वो तो मेरा बेटा। बोले मुझे कुछ नहीं सुनना। बोले पूरे राज्य में अफवाह फैली है कि आपके और हरदौल के नाजायज संबंध है, जे और वो। अगर आप वास्तविकता पतिव्रता है तो हरदौल को जहर दीजिए। अब एक तरफ पतिव्रता धर्म, एक बेटे का धर्म। तो वो खाना बनाती है, उसमें जहर डाल देती है, और जैसे ही हरदौल को खाना निकालती हैं तो रोने लगती हैं। तो हरदौल कहते हैं, बोले माँ क्या हो गया। बोले आपके भैया ने मुझसे कहा कि खाने में हरदौल को जहर दे दे, इस खाने में जहर मिला है। बोले जहर मिला है, बात क्या है। बोले ऐसी ऐसी बात है। बोले नहीं, फिर तो मैं ये खाना खाऊंगा, क्योंकि आज यदि मैं ये खाना नहीं खाता हूँ तो संसार मुझ पर थूकेगा और माँ और बेटे का रिश्ता कलंकित हो जाएगा। तो चंपावती खूब रोकती हैं, पर वो नहीं मानते हैं और वो सीधे खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद खत्म हो जाते हैं। जैसे ही खत्म होते हैं तो जुझार सिंह उनकी बॉडी को यहाँ से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर उनकी समाधि बनी है, वहाँ जाके फेंकवा देते हैं और उनकी चिता में आग लगवा देते हैं। हरदौल जलने के बाद नष्ट हो जाते हैं। उसी पीरियड में उनकी बहन दतिया के यहाँ एक शादी थी भांजी की। तो बहन भाई के यहाँ आती है भात मांगने। तो कुंजावती को ये बातें नहीं मालूम कि ओरछा राज्य में क्या हुआ, हरदौल खत्म होगा कि नहीं होगा। कुंजावती सीधे भात मांगने आती है पहले बड़े भाई के पास, जुझार सिंह के पास। तो जुझार सिंह भगा देता है, कहता बोले जाओ कुंजावती, मैं तुम्हारा कोई भाई माई नहीं हूँ, तुम्हारा भाई हरदौल था। मैं तो अलग माँ का, अपनी मेरी माँ अलग थी, तुम्हारी माँ अलग है। तुम्हारा भाई हरदौल खत्म हो चुका है, जाओ उसी के पास भात मांगो, वहाँ उसकी राख डली है चिता। वो इतनी बात सुनती तो बहन रोती बिलकती हुई सीधे वहीं पहुंचती, 1.5 किलोमीटर दूर जहाँ उन्हें जलाया गया था। वहाँ देखती है तो वहाँ तो राख डली रहती है। वहाँ रोने लगती है कि भैया अब मेरे यहाँ कौन आएगा भात लेके, आज तुम्हारी भांजी की शादी है और अब तो मैं अकेली पड़ गई।
तो उस राख में से एक आवाज़ आती है, बोले बहन कुंजावती आप चिंता ना करें, आप अपने राज्य दतिया जाएं, मैं वहाँ भात लेके जरूर आऊँगा। जब वो इतनी बात सुनती है तो वापस लौट जाती है। उसी पीरियड में हरदौल एक बनिए को सपना देते हैं कि बनिए मेरा एक बहुत बड़ा खजाना गड़ा है फलानी जगह पे, वहाँ से निकाल के उस खजाने से सामग्री खरीद के बैलगाड़ियों में लाद के सीधे दतिया पहुँचे। वहाँ पर जो भी पूछे तो कहना हरदौल ने पहुँचाया भात पहनाने के लिए। बनिए की आँख खुलती है, वो सपना ध्यान में रहता है, खुदाई करवाता है, खजाना मिलता है, कपड़े लत्ते दुनिया भर का तामझाम खरीद के सीधे पगड़ी मगड़ी बांध के दतिया राज्य में चला जाता है, खड़ा हो जाता है। बोले क्या हुआ? बोले हरदौल ओरछा राज्य से भात लेके आए हरदौल। बहन भक्ति हुई चली आती, देखती है ना, बनिया खड़ा रहता है पगड़ी बांध के। बोले आप कौन? बोले मुझे कुंवर हरदौल ने पहुंचाया भात पहनाने के लिए। बोले वो भैया नहीं आए? बोले नहीं, मुझे तो ऐसी बात है। तो जो उनकी भांजी थी और बारात दरवाजे पे आ चुकी होती है, तो भानेज दामाद जिद कर जाता है कि मैं भोजन ग्रहण करूंगा तो मामा जी के हाथ से ही भोजन खाऊंगा, नहीं तो अपने प्राण त्याग दूंगा यहीं पर ही। जब इतनी बड़ी बात हो जाती है कि दामाद खुद जिद पकड़ गया, भांजी जिद पकड़ गई, मामा के हाथ से ही खाना खाएंगे, नहीं तो हम अपने प्राण त्याग देंगे। इतनी बात होती है तो इतने में तो हरदौल वहाँ पर प्रकट हो जाते हैं, बिल्कुल जैसे थे वैसे के वैसे ही। अपने हाथों से अपने भानेज दामाद और भांजी को खाना खिलाते हैं, अपनी बहन को भात पहनाते हैं। पूरे दतिया रियासत को कुछ ना कुछ बांटने के बाद वहीं से अलोप हो जाती है। जब से एक प्रथा चली आई है बुंदेलखंड में, वो आज देवता के रूप में पूजे जाते हैं कि किसी के यहाँ पर भी शादी होती है तो जो महिलाएं हैं वो प्लेट में गुड़ चावल काट रख के सीधे हरदौल को भात नोतती हैं, क्योंकि वो भैया है। लेडीज उनके पैर नहीं पड़ती, हाथ जोड़ती हैं कि भैया मैं आई हूँ, आप मेरे यहाँ आना, शादी को आप ही को देखना है, जो भी कमी हो वो पूर्ति करिए। तो उन्हें काट दिया जाता है, उन्हें नौता जाता है, बुलाया जाता है। तो ये बात सही है कि जो भी जिन्होंने भी उन्हें नौता है उसके यहाँ किसी चीज में कमी नहीं पड़ी है। ये रियल है। बम्बई दिल्ली दुनिया से आदमी आता है, उनके मंदिर से एक नारियल मिलता है बहनों को झोली में, कि जहाँ आपकी भतौर हो, खाना बने, वहाँ ये नारियल रख दें। तो आपने अगर 500 आदमी का खाना बनाया तो 1000 आदमी भी आ जाए तो वो भगोने खाली नहीं होते, क्योंकि ये प्रैक्टिकल मैंने यहाँ खुद कर चुका हूँ। 3-3 शादियाँ ऊँची मेरे परिवार में, कभी नहीं हुआ। जहाँ मतलब कुछ ना कुछ होगा तभी बातें होती हैं, पर महिला उनके पैर नहीं पाती, वो भाई मानती है। भाई मानती हैं सब, उनके खम्भों से गले लग के रोती भी हैं कि भैया आना ही पड़ेगा। तो आज तो उन्हें पूरी दुनिया बुलाती है। पहला कार्ड अगर घर में छपा है तो खास भाइयों के यहाँ नहीं नौता जाता। महिलाएं 2 कार्ड लाती हैं, पहले राम राजा सरकार को, क्योंकि भगवान राम हरदौल से पहले आए थे और हरदौल भी परम भक्त थे भगवान राम की। तो पहला कार्ड भगवान राम को लगता है, दूसरा कार्ड हरदौल पे जाता है। उनका जो प्रसाद है वहाँ पर सब चिल्लाते हैं हरदौल जी का प्रसाद। अगर जो उनका प्रसाद बेचते हैं, अगर उनसे भी आपने धोखे से कह दिया कि हमें हरदौल जी को नौतना है, तो पूरी विधि बता देंगे आपको। उनका मंदिर किधर है? बिल्कुल राम राजा मंदिर के बाजू से ही है हरदौल बैठ का। अच्छा। तो वो तो वहाँ पर वो बैठक करते थे। उनकी समाधि तो 1.5 किलोमीटर दूर, थोड़ी जंगल में। पर आदमी यहाँ पर भी उन्हें काट दे देते हैं जो नहीं जा पाते, और जिन्हें रास्ता मालूम है तो वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वो जले थे। बहुत अच्छा इतिहास बताया आपने यहाँ का। कल हमने लाइट और म्यूजिकल शो में सुना था, लेकिन आज आपने बिल्कुल ऐसे बता दिया तो दोबारा से मैं तो वहीं खो गई। तो अभी आप लोगों ने पूरी हिस्ट्री वगैरह सुन ली होगी, और अभी हम फोर्ट पूरा घूमने वाले हैं, ऊपर जाएंगे। और स्टोरी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, मतलब जो पुरानी हिस्ट्री है काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। आई होप आप लोगों को भी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी होगी, काफ़ी मतलब अच्छा लगा होगा सुन के। और अभी हम ऊपर जा रहे हैं यहाँ पर फोर्ट में। तो जीना चढ़ के हम आ चुके हैं ऊपर। तो ये ऊपर से इस टाइप का है फोर्ट, आप लोग देख सकते हो। यहाँ नृत्य होता था ना। हाँ, ये नीचे यहाँ पर नृत्य होता था। और जैसे कि अभी अंकल ने बताया था कि यहाँ मतलब इधर साइड में राजा और रानियाँ बैठती थी। नहीं, वहाँ बैठते थे राजा रानी। अच्छा हाँ, यहाँ पे सॉरी, यहाँ राजा रानी बने हुए हैं, जो कॉलम बने हुए हैं, इनमें सैनिक खड़े होते थे। ऊपर की साइड में होते थे शायद यहाँ पे। ये सब जगह ये चारों, हाँ चारों, जो खिड़की सी बनी हुई है ना अलग अलग, इनमें सैनिक खड़े होते। और इधर जो वीआईपी गेस्ट थे वो बैठते थे इधर साइड में, और नीचे नृत्य होता था।
स्टेज जा रही है, वो रूम में जा रही है। हाँ शायद नीचे की राजा का जो बेडरूम है हाँ उसमें वो जा रही है, राजा का बेडरूम। और इधर भी ऊपर वहाँ का रास्ता है जहाँ सैनिक खड़े होते थे, कभी इसी तरीके से जाते होंगे वो लोग यहाँ से। आप लोग देख पा रहे होंगे वो काफी ज्यादा मतलब पतला सा भी है और वैसा भी है। पतला इसलिए होता होगा कि मतलब अगर कुछ भी वो होती है, वॉर वगैरह होती है, तो उस हिसाब से बनाया हुआ होगा ऊपर की साइड। और ये हम और ऊपर वाली फ्लोर पे आ चुके हैं। मेरी सांस भी थोड़ी सी फूल चुकी है चढ़ते हुए। और इधर साइड ये वेंटिलेटर, हाँ ये लॉबी टाइप है और ये वेंटिलेशन का है। सामने की साइड में आपको इधर अगर दिख रहा हो तो ये चतुर्भुज मंदिर है। अभी यहाँ पर भी आएंगे हम थोड़ी देर में। पहले पूरा फोर्ट थोड़ा अच्छे से एक्सप्लोर कर लेते हैं। और यही है वो जगह जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे थे कि यहाँ पर बैठ के नीचे जो नृत्य होता था, यहाँ जो नीचे स्टेज दिया है ये वाला, ये इस स्टेज पे वो नृत्य होता था और यहाँ पर राजा रानी वगैरह बैठते थे। कहाँ से? और अभी और भी ऊपर है यहाँ पर। अभी तो केवल हम 2 ही झीने चढ़ने, ये है तीसरा झीना और थोड़ा सा पतला भी है। और ऊपर की साइड से जो मतलब सिर की जगह है वो काफ़ी झुक झुक के आना पड़ता है थोड़ा सा। कहीं कहीं पर जो नीचे से स्टार्टिंग होती है या ऊपर से होती है वो इस तरीके से होती है। और ये ऊपर आप लोग काफ़ी सारे छोटी ये जगह देख पा रहे होंगे। ये बाउंड्रीज है क्योंकि तो यहाँ पर भी लोग खड़े होते होंगे और यहाँ से मतलब नज़र रखते होंगे कि कहीं कोई मतलब हमला तो नहीं हो रहा या कुछ नहीं हो रहा। तो यहाँ जैसे कि ये एक पूरा कॉलम है इस टाइप से, इसके अंदर खड़े हो जाते होंगे या हाँ ये है इस टाइप से। तो वो दिखाते हैं जैसे कि पहले कभी नज़र रखी जाती थी। सामने ही चतुर्भुज मंदिर भी यहाँ से दिख रहा है बहुत आराम से। यहाँ से नज़र रखते होंगे वो कि मतलब कोई हमला नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, इन सब चीज़ों पर नज़र रखी जाती होगी। हाँ राम राजा मंदिर भी दिख रहा है और चतुर्भुज मंदिर भी यहीं से दिख रहा है। हाँ वहाँ भी हम आपको लेकर ही चलेंगे। और फिलहाल जिस जगह पे हमें ये वो है रानी महल, तो मतलब पीछे की साइड में उधर साइड में राजा महल था, इधर ये अंदर जो है ये रानी महल है। यहाँ केवल मतलब रानियाँ वगैरह रहती थी, लेडीज अलाउड थी यहाँ पर, कोई भी जेंट्स अलाउड नहीं था। और इधर मतलब ये जो हम इस टाइम पर जो आए हैं वो सबसे ऊपर वाली फ्लोर पे आ चुके हैं। यहाँ पर इससे ऊपर और कोई फ्लोर नहीं है, केवल ये इस टाइप से बनी हुई है यहाँ से देखने के लिए। और यहाँ पर सैनिक वगैरह खड़े रहते होंगे अपना। और आगे भी इसी तरीके से आप लोग देखो, पूरे में मैं आपको एक बार 360 व्यू देता हूँ एक। तो यहाँ से आप लोग देखोगे ये पूरा। और एक बार मैं आपको यहाँ से नीचे दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये नीचे वो जगह थी जहाँ पर राजा और रानियाँ बैठते थे, वहाँ पर नीचे स्टेज था। काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पर है हम इस टाइम पे। 3 जीने आपने देखा ही, हम चढ़ के आए, काफ़ी पतले पतले से जीने थे। और सामने उधर जो है वो आई थिंक वही है ना पापा, जो वो था पैलेस जो था, जहांगीर महल। अच्छा जहांगीर महल है वो। ओके, तो वो जहांगीर महल है जो मतलब अभी बताया था आपको थोड़ी देर पहले अंकल ने कि वो बनाया गया था जहांगीर के लिए। बाद में वहाँ पर मतलब बुंदेल राजा रहे थे। तो अब नीचे आ रहे हैं हम वापस से। और मम्मी तो ऊपर आई नहीं है, वो नीचे वाली फ्लोर पे ही है अभी, क्योंकि वो कहीं से काफी बदला है रास्ता, तो वो नहीं आ रही है। इधर आगे एक गैलरी सी है पतली सी, और मम्मी हो रही नीचे वहीं खड़ी हुई है वो। अभी दिन है तो हम यहाँ पर आ पा रहे हैं, थोड़ा उतना वो नहीं लग रहा, लेकिन शाम के टाइम पे या रात के टाइम पे तो यहाँ पर काफ़ी डर भी लगता होगा। तो मतलब जगह जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है ये। हर जगह से हवा, हाँ वेंटिलेशन का हर जगह ध्यान रखा गया है। मतलब पहले का आर्किटेक्चर जो होता था वो इसी तरीके से बनाया जाता था, सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए कि किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वेंटिलेशन भी सब चीज़ मतलब, क्योंकि उस टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी तो फैन वगैरह का ऐसा था नहीं था।
तो वेंटिलेशन इस तरीके से किया जाता था, जैसे नीचे आपने पेंटिंग्स देखी थी, ये भी नेचुरल कलर्स से, जो फूल पत्ती उनसे जो कलर्स निकलते हैं उससे यहाँ पर भी पेंटिंग करी गई है, आप लोग देख सकते हो ऊपर। और ये आज तक बरकरार इसीलिए है क्योंकि ये मतलब नेचुरल कलर्स थे। आजकल सिंथेटिक कलर्स आते हैं, वो ज़्यादा टाइम नहीं मतलब हो पाते इस टाइप से, लेकिन ये आज भी देखोगे आप तो काफ़ी मतलब अच्छी ठीक तरीके से ये अभी भी हैं। ये वाला जो व्यू आ रहा है काफ़ी ज़्यादा सुंदर आ रहा है। अच्छा वॉशरूम है, तो इधर हम आ चुके हैं वॉशरूम देखने के लिए, पुराने ज़माने में कैसे हुआ करते थे वहाँ पर। हम बोलते थे पहले हमारे यहाँ ये मतलब वॉशरूम है। इधर स्नान रह रहे हैं शायद। ये जो जगह है, ये वाली जो चीजें हैं, ये इस तरीके से है शायद कि यहाँ पर मतलब आजकल बाथटब आता है, बाथटब ये उनके लिए बाथटब थे, जकूजी वगैरह जो है वो ये है। ये सीमेंटेड जकूजी है, ये खूब मतलब ये इस तरीके से होंगे। यहाँ पर कभी कभी मतलब जब राजा वगैरह होते थे तो यहाँ पे स्टेज शो होता था और नॉर्मल लोगों के लिए भी होता था, ये तो मंत्री वगैरह के लिए। इधर भी ये इस टाइप से रास्ता जा रहा है, यहाँ पर भी वही होगा, वॉशरूम ही होगा। उधर हो सकता है लेडीज था तो इधर जेंट्स होगा। बाकी ये वो चिमनी टाइप का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, जैसा कि बताया था आपको अंकल ने अभी कि हवा के लिए चिमनी टाइप का स्ट्रक्चर एक बनाया जाता था। अभी हम जा रहे हैं जहांगीर महल, राजा महल हो चुका है तो जहांगीर महल चलते हैं। सेल काउंटर, ओके। हाँ ये कुछ प्रकाशन विभागीय प्रकाशन, डिपार्टमेंटल पब्लिकेशन, यहाँ कुछ बुक्स वगैरह पब्लिश का शायद कुछ चल रहा है। हाँ, लेकिन अभी बन रहा है, मतलब तैयार हो रहा है। तो बोर्ड वगैरह भी सेल काउंटर विभागीय प्रकाशन, तो हो सकता है चीज़ें यहाँ पर चल रही है। और ये यहाँ की आप डिज़ाइन देख सकते हो। ऊपर आप लोग देखोगे यहाँ पर ये जो डिज़ाइन बनाई है, मतलब इस पूरे महल को बनाने में 22 साल का टाइम लगा था, अंकल ने बताया था। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कितनी अच्छी से डिज़ाइनिंग करी गई है। इधर देखोगे आप तो ये ऊपर एलिफेंट बनाया गया है, पूरी डिज़ाइनिंग करी गई है बहुत अच्छे से। अच्छा नहीं, स्विमिंग पूल नहीं, फाउंटेन है। यहाँ मंदिर है हनुमान जी का, जय हो। और ऊपर आप लोग महल देख पा रहे हो। तो ये अंदर से बंद किया हुआ है ना, अंदर से थोड़ी है। तो ये वीर सिंह का ही महल, यहाँ पे कोई मुगलों के लिए नहीं था स्पेशली, ये सिर्फ उनके लिए, जैसे एक फ्रेंडशिप में कह देते ना कि ये तुम्हारे लिए बनवा दिया है, जब भी आओगे यहाँ पे रह सकते हो। वो सिर्फ एक दिन के लिए आए थे और यहाँ ठहरे थे, इसलिए इसका नाम जहांगीर महल रख दिया था अपनी फ्रेंडशिप में उन्होंने। लेकिन है ये वीर सिंह का ही महल। और जो आर्किटेक्चर करी गई वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से करी गई। 22 साल लग गए थे क्योंकि इसे बनाने में, तो मतलब काफ़ी अच्छी तरीके से बनाया गया है ये। लगे भी होंगे जो नक्काशी हाँ, है ना, नक्काशी क्योंकि बहुत अच्छी तरीके से करी गई है और आज भी वो बरकरार है वो चीज़। वाओ, ये तो कह रहे थे ये है मतलब मेन गेट का करिए है ना, कुछ मेन गेट समझ लो इसे। ये आप लोग देखोगे यहाँ से, ये इस तरीके से इसका फ्रंट है, ये पूरा बहुत ऊंचा फ्रंट है इसका भी, मतलब पूरा ऊंचा तो उतना ही है जितना वो पुराना वाला महल था। और ये इसका मेन गेट होगा आई थिंक। और इधर ये हाथी वगैरह हैं, ये आप लोग देख सकते हो, काफ़ी अच्छी तरीके से बनाया गया है ये। और इधर ये हम जिस टाइम और इधर इस टाइम पर जब हम यहाँ खड़े हैं तो यहाँ पर मतलब पूरा आसपास का एरिया दिखता है। शायद उस टाइम पे यहाँ पर राजा महाराजा जो भी रहे होंगे वो यहाँ पर मतलब बैठते होंगे, या मतलब जब भी उनका मन करता होगा देखते होंगे। बट वैसे मेन गेट से बाहर नहीं आते होंगे वो, है ना, ऊपर से ही देखते होंगे वो। क्यों नहीं
बनते होंगे, यहाँ से अपनी सेना को संबोधित करते होंगे। हाँ हो सकता है, ये भी हो सकता है। काफी मतलब ऊंचाई पर है तो एक मतलब सिकनेस सी हो जाती है देखने में। और अभी भी और ऊंचा है। हम तो हाँ मतलब हम कितनी ऊंचाई पे देखो। नहीं, हम अभी दूसरा वाला जो महल था वो वाला, उसमें सबसे ऊपर गए थे तो वहां से मतलब काफी ज्यादा सिकनेस हो रही थी नीचे देखने में। मैंने तो बस कैमरा ही नीचे दिखाया था। यहाँ मैं आपको नीचे से दिखाता हूँ, पूरा एंगल ऊपर तक का आएगा आपके लिए। मैं नीचे आ गया हूँ और यहाँ सामने भी कुछ हैं, अभी पता नहीं क्या चीज़ है, अभी देखेंगे जाकर। पहले मैं आपको एक बार यहाँ से दिखाता हूँ। और ये इस तरीके का है और आप लोग देख सकते हो पूरा ये आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। और मुझे जहाँ तक लग रहा है जैसे जिस तरीके से उसमें दिखाया जाता है, क्या नाम है, मूवीज़ वगैरह में दिखाया जाता है, तो मैं जो चीज़ सोच पा रहा हूँ, आई थिंक ये कुछ मतलब इस टाइप से बनाया हुआ है, पिंजरा टाइप का। या तो यहाँ पर मतलब शेर वगैरह रहते हों, पुराने टाइम पे ऐसा भी रहता था ना। स्थल होगा जो खेल। हाँ मतलब जो रहता है कि मतलब पहले राजा महाराजाओं को शौक था कि देखने का, तो यहाँ पर मतलब पूरे में वो चीज़ होती हो, टूर्नामेंट टाइप कुछ होता हो, तो यहाँ पर ये इस तरीके से बना रखा है, जाल वगैरह आप देख सकते हैं। तो हो सकता है ये मतलब शेर वगैरह या जो भी वो रहते होंगे उनके लिए कर रखा हो ये चीज़। और उधर साइड में भी कोई रास्ता जा रहा है, इधर ये दो चीज़ें और हैं, ये पता नहीं क्या है, देख के आते हैं चलो। ये कुछ गोल गोल सा है और उधर सामने भी कुछ है, चलते हैं। क्या चीज़ है? ऊंट खाना, ऊंट खाना, ओके। मतलब यहाँ पर ऊंट रहते होंगे पहले। हाँ, जैसे 12 दिन मतलब बोला जाएगा ऊंट खाना, मतलब ऊंट रखते हैं फिर रुकते होंगे। हाँ तो सही है। हाँ मतलब जैसे आते होंगे ना पहले राजा महाराजा, क्योंकि ट्रैवलिंग वगैरह जो होती होगी वो ऊँटों के थ्रू होती होगी या जैसे भी होती होगी, तो उसके लिए ऊँट खाना बनाया गया होगा ये। और इधर नीचे तो पूरी झाड़ी वाड़ी सी है। उधर एक टॉम्ब दिख रही है आपको, पता नहीं किसकी टॉम्ब है, बट टॉम्ब है। और उधर साइड में एक मंदिर है और यहाँ बीच में भी कोई एक जगह है, बट क्योंकि यहाँ पर आप देख पाओगे झाड़ी 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 है, तो उधर जाना थोड़ा खतरनाक है, तो हम नहीं जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर सीढ़ियाँ भी बस यहीं तक एंड हो रही हैं। ये जो हैं ये लास्ट सीढ़ियाँ हैं, इसके आगे कुछ भी नहीं है। उधर साइड में पूरी मतलब खाई टाइप की है, पूरी झाड़ी 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 है, तो हम उधर नहीं जाना पसंद करेंगे। पता नहीं क्या हो और ख़तरनाक भी हो सकता है थोड़ा सा, इसलिए हम उधर तो नहीं जाएंगे। इधर से मैं आपको दिखा देता हूँ। और ये जो ऊँट खाना है ये भी काफ़ी ज़्यादा ऊँची बिल्डिंग बनाई गई है, अगर आप लोग मतलब देखते हो तो। हाँ देखिए, आप इधर से देखेंगे सारे डोर बिल्कुल सामने सीध में पार होंगे बिल्कुल। हाँ हाँ हाँ, ये चीज़ आपको लास्ट तक का दिख रहा है। देखिए एमपी में ऐसी मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। और ऊंचाई की मैं बात कर रहा था, तो अगर आप लोगों ने मतलब पुराने घर वगैरह भी देखे हों तो उनका भी लेंटर काफ़ी ज़्यादा ऊंचा होता है और ये भी काफ़ी ऊंची है। इधर से भी सीधी होंगी ना, ये बिल्कुल मतलब इस तरीके से बनाया गया है एक एक चीज़ को नाप कर के पूरा सीधा दिखे आपको। और इधर साइड में भी कुछ है, आई थिंक ये इधर से ही रास्ता जा रहा है उधर के लिए, जो अभी झाड़ी वाड़ी सी थी, पर पूरा रास्ता वहाँ तक नहीं आता क्योंकि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ऊंची ऊंची झाड़ियाँ हो रही थी। वैसे लग रहा था काफ़ी टाइम से कोई वहाँ पर गया ही नहीं है। और इधर साइड पर हम आएंगे तो यहाँ पर भी कुछ दिख रहा है हमें, ये भी कुछ महल वगैरह कुछ टाइप में उसी के पार्ट पूरा हाँ मतलब फैला हुआ है ये, क्योंकि आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने ये पूरा एक साथ किया है, सब चीज़ें मतलब ठीक करी हैं। तो उधर भी कुछ पार्ट होगा इसका, काफ़ी मतलब बड़े एरिया में फैला हुआ होगा, क्योंकि पहले फोर्ट वगैरह जो होते थे वो इसी तरीके से होते थे काफ़ी बड़े एरिया में। और ये वो टॉम्ब था जो वहाँ से दिख रहा था हमें, आई थिंक आपको दिख रहा होगा ये वाला ये। और इसके लिए यहाँ से ये पूरा रास्ता है, नीचे उतर कर कहीं से है, पर यहाँ से ये यहीं पर एंड हो रहा है। नीचे के लिए कुछ रास्ता अभी आ नहीं रहा है, उधर साइड के लोग वहाँ से आते होंगे, वो वाला रास्ता जो है वो इस तरीके से होगा पूरा, और वहाँ पर फिर जाते होंगे। क्योंकि उतने बीच में वहाँ पर एक थोड़ी सी मतलब ऐसा लग रहा है कि इंसान मतलब वहाँ से गए हैं, क्योंकि एक पतली सी मतलब रास्ता सा बनना पतला सा। राय परवीन का वो हो महल जो भी मैंने आपको दिखाया था थोड़ी देर पहले, यही था जहांगीर महल। राजा महल हो गया, जहांगीर महल हो गया। तो अभी हम फिर मंदिर जाएंगे तो हाँ पहले कुछ खा लेते हैं, फिर देखते हैं आगे का क्या रहेगा।
तो ये वाला जो व्लॉग है हमारा, ये हम यहीं पर एंड करते हैं क्योंकि ये ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा बड़ी वीडियो हो चुकी है। आई नो आपको काफ़ी बड़ी वीडियो देखने को मिली होगी, बट हमने काफ़ी ज़्यादा मेहनत करी है इसमें। पहले इतना बड़े व्लॉग को कैप्चर करना, उसके बाद फिर इतने बड़े व्लॉग को एडिट करना, काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी है। तो उस मेहनत के लिए अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो जल्दी से जाकर लाइक कर दो, और साथ में अगर पहली बार चैनल पर आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और भी ऐसी वीडियोस आएंगी और हम आगे भी इस ब्लॉग को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो और वीडियोस के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर लीजिए।